वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 536 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सही सुमेलित है। 4 हैं, 4 में से 3 गलत सुमेलित हैं, केवल एक ही सही सुमेलित है, उसी को ढूंढना है। महाधिवक्ता के सामने 351 लिखा है। देखिए महाधिवक्ता होता है स्टेट में यानी राज्य में, एडवोकेट जनरल बोलते हैं इसको। तो राज्य वाला जो सेक्शन है, ठीक है, राज्यपाल या मुख्यमंत्री वाला, वो तो 152, 53, 60, 68 इस वाले एरिया में ज़्यादा है ना अनुच्छेद में। तो ये 164, 65 होना चाहिए। तो 351 तो बहुत आगे हो गया ये, ठीक है। इसमें तो हिंदी भाषा का विकास है, बड़ा पूछते हैं अनुच्छेद, तो गलत है। ये 165 होगा, 165 अनुच्छेद। संघ लोक सेवा आयोग 332 नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के प्रावधान 315 से शुरू हैं। और भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको पता ही होगा 324 में। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा अनुच्छेद 124 में। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाता है, सही सुमेलित है केवल ये, ठीक है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 318 में जो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 315 में जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, ठीक है। स्टेट और सेंट्रल के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, उसका प्रावधान अनुच्छेद 315 में है। जबकि अनुच्छेद 332 में जो है राज्य की विधायिका में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है, ठीक है। राज्य की विधानसभाओं में याद रखना। और लोकसभा में क्या है, 330 में। अब देखिए राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 165 में है। और अनुच्छेद 351 में है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित प्रावधान। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये स्टेट पीसीएस के लिए ये भी अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, ये भी इसको बड़ा पूछते हैं, ठीक है। और बाकी ये राज्यपाल से संबंधित, महाधिवक्ता से संबंधित, मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेट पीसीएस के लिए किसी भी। चलिए प्रश्न क्रमांक संख्या 2 पर आ जाइए। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। इसका उत्तर तो पता ही होगा आपको, अनुच्छेद 117 में। तो संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, सीधा सीधा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। भारत एक गणतंत्र है कैसे पता चलेगा। देश में अंतिम सत्ता संसद में होती है। देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। देश स्वतंत्र है या राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी तो इसी तरह के प्रश्न पूछती है, थोड़ा रिलेट करके, ठीक है। एक तरह से लगे कि मुहावरा व्याख्या की तरह पूछ रहा है, ठीक है, लोकोक्ति की तरह पूछ रहा है। तो ये पहले ही हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, ठीक है। राज्य का जो अध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है, ठीक है, जनता के द्वारा होगा। तो गणतंत्र का आशय है राष्ट्र का प्रधान जो है निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। सामूहिक उत्तरदायित्व की सरकार दोनों में है। न्यायिक समीक्षा ये हो जाएगा, ठीक है, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका दोनों में है। वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका ये भी दोनों में है। तो देखिए ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियाँ एवं कार्यपालिका संविधान की सीमाओं के अधीन है, ठीक है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जो हमने जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। प्रश्न क्रमांक संख्या 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछते हैं इसको कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है या परिसंघीय विशेषता है, या कभी लिख दिया एकात्मक विशेषता है, कभी लिख दिया गैर संघीय विशेषता है। बड़ा पूछते हैं इसको यूपीएससी में भी, स्टेट पीसीएस में भी। अब देखिए एक चीज़ यहाँ याद रखना, परिसंघीय अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले जो है, 2-3 साल पहले ही जो है
यूपी पीसीएस में पूछा था। अब परिसंख्य को बहुत सारे विद्यार्थियों ने गैर संख्य समझ लिया, ठीक है, गलत कर दिया। जबकि परिसंख्य का वही मतलब है जो संख्य का है, एक ही बात है, ठीक है, फेडरल, ठीक है। परिसंख्य और संख्य एक बात है, एकात्मक और गैर संख्य दोनों एक बात है, ठीक है। तो याद रखना, परिसंख्य आए तो इसको संख्य ही समझना, ठीक है, गैर संख्य या एकात्मक नहीं। तो लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये संविधान की परिसंख्या विशेषता है, यानी संख्या विशेषता है, ठीक है। तो पहला ही हो गया। एकीकृत न्यायपालिका गैर संख्या विशेषता है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना गैर संख्या विशेषता है। एकहरी नागरिकता गैर संख्या विशेषता है। तो देखिए, कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय या परिसंघीय राज्य कहा जाता है। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संविधान की एक परिसंघीय यानी संघीय विशेषता है। कुछ देख लीजिए विशेषताएं, यही पूछी जाती हैं घुमा फिरा कर। संविधान की संघीय या परिसंघीय विशेषताएं: संविधान का लिखित होना, संविधान का कठोर होना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका और संविधान की अपरिवर्तनशीलता। कुछ कन्फ्यूज़न करता है, जैसे कि यहाँ लिखा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, तो ये संविधान की संघीय या परिसंघीय विशेषता हो गई। अगर यहाँ एकहरी न्यायपालिका लिखा होता तो ये गैर संघीय विशेषता हो जाती, यानी एकात्मक विशेषता हो जाती। अब आ जाइए संविधान की एकात्मक या गैर संघीय विशेषताओं पर। एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है, या एकल न्यायपालिका, ये गैर संघीय विशेषता है संविधान की। एकहरी नागरिकता गैर संघीय विशेषता है। शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में गैर संघीय विशेषता है। संघ तथा राज्यों के लिए एक ही संविधान गैर संघीय विशेषता है। केंद्र सरकार को राज्यों की सीमा परिवर्तित करने का अधिकार है, ठीक है, ये भी गैर संघीय विशेषता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, क्योंकि राज्यों के अंदर राज्यपाल केंद्र का ही प्रतिनिधि होता है, गैर संघीय विशेषता है। राज्य सूची के विषय में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, अपनी चला सकती है, गैर संघीय विशेषता है। संकट काल में एकात्मक स्वरूप सारी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाती हैं, गैर संघीय विशेषता है, ठीक है। और राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखने का राज्यपाल का जो अधिकार है वो भी एक गैर संघीय या एकात्मक ही विशेषता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक संख्या 6 पर आ जाइए। भारत में संघीय विशेषता से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुत्व संपन्न है क्या? विधायिकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित की गई हैं। बताइए संघीय व्यवस्था से संबंधित कौन से इसमें सही हैं? देखिए, विधायिकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित नहीं की गई हैं, गलत है। न्यायिक शक्तियां कहाँ विभाजित की गई हैं? ठीक है, पूरे भारत का एक ही तो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, बाकी हाई कोर्ट बना रखे हैं अलग अलग कामों के लिए अलग अलग स्टेट में। तो न्यायिक शक्तियां नहीं हैं विभाजित संघ और उसकी इकाइयों के बीच। संघ के लिए भी और उसकी जितनी इकाइयां हैं उन सब के लिए एक ही तो न्यायालय है, गलत है स्टेटमेंट ये वाला। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुत्व संपन्न नहीं है, केंद्र में या संघ के पास ज़्यादा पावर है। ये पहला दूसरा सही है। वैसे तो चौथे से एलिमिनेट हो जाता, ठीक है, नहीं हो रहा था क्या? चलिए ये भी गया, तो केवल 1 और 2 सही है, बी। तो भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है। एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करती हैं, यानी एकात्मक व्यवस्था में लाती हैं, जैसा ऊपर अभी देखा। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष जनगण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? कब अपनाया गया था जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में? 1950 में। तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, ठीक है। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, बचपन में पढ़ा होगा आपने।
भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? कब अंगीकृत किया गया था राजकीय चिन्ह को? 26 जनवरी 1950 को। तो भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया था? ये बड़ा पालतू सा प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बड़ा पूछा गया है। इसका उत्तर है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में यानी 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। और राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है उसमें 24 तिलियाँ हैं। छोटी क्लासों से पढ़ा होगा बचपन से आपने। और राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है वो विक्रम संवत पर आधारित है और राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। ठीक है, गलत है पहला स्टेटमेंट। और इसकी ट्रिक भी मैंने बताई होगी, शक 57 इस तरह से रिलेट करिए। ठीक है, तो मार्च 1957 में अपनाया गया था, 1950 में नहीं। दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है, विक्रम संवत पर नहीं, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365 है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक है, तो शक 57 इस तरह से याद रख लीजिएगा। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में जो है 21 मार्च को पड़ता है। प्रश्न क्रमांक संख्या 12 पर आ जाइए। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? इसको याद करने की ट्रिक वही है कि अगर इधर अंडमान है तो इधर, ठीक है, मद्रास में क्यों जाएगा, या इधर लक्षद्वीप है, सॉरी इधर अंडमान है तो इस तरफ क्यों जाएगा, कोची में क्यों जाएगा, मुंबई में क्यों जाएगा। ठीक है, यहाँ से ले लेगा कलकत्ता से। अब इधर लक्षद्वीप है तो इधर मद्रास में क्यों जाएगा या कलकत्ता की तरफ क्यों जाएगा। तो इस तरह से इनको एलिमिनेट कर दीजिए, बम्बई थोड़ा कोची से ले लेगा। ठीक है, तो कोची हाई कोर्ट हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये पूछे जाते हैं प्रश्न। तो केरल हाई कोर्ट जो है वो केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है, यह कोची में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। प्रश्न क्रमांक संख्या 12 पर आ जाइए। सर्वोच्च न्यायालय के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल सकता है संसद कानून बनाकर, बदली भी है उसने। तो संसद को कानून बनाने का अधिकार है, संसद कानून बनाकर जो है जजों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, यानी न्यायाधीशों की संख्या को बदल सकते हैं। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या वर्ष 1956 में 7 से 3 बढ़कर 10 हो गई। फिर 1960 में 3 और बढ़े, 13 हो गई। 1977 में 17 हो गई। 1985 में 25 हो गई और सन 2000 में हो गई 31, यानी 30 + 1, 30 अन्य जज, 1 मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में संख्या कितनी है? 34 है, 33 हैं अन्य जज और 1 है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रश्न क्रमांक संख्या 13 पर आ जाइए। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी संख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? बताइए। 3 स्तर, 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख या 30 लाख। 30 लाख कुछ ज़्यादा ही है और 15 लाख कुछ कम है। या तो 25 लाख है उत्तर या 20 लाख है उत्तर। क्या है? 20 लाख। तो देखिए, 3 स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली कौन कौन सी है? ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति, फिर जिला पंचायत। केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत के एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है, यानी राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर किया जाता है, जैसे कि केंद्र में प्रधानमंत्री के नाम पर किया जाता है। गलत है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को राज्य के राज्यपाल के नाम पर किया जाता है, जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है।
पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है। थर्ड वाले को एलिमिनेट करके आंसर मिलता, बिल्कुल मिल जाता। तो कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम से लिए जाते हैं और केंद्र सरकार के सभी कार्यकारी कार्य भी राष्ट्रपति के नाम से चलते हैं। वहाँ राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है और बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करना। सिंधी, नेपाली, कोकड़ी, मणिपुरी, बोडो, संथाली, संथाली कोकड़ी, डोगरी और मैथिली। आपको बताना है कि सन 2000 में जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, उसमें 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं। ये 3 बड़े इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हैं। 21वां संविधान संशोधन और 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें सिंधी जोड़ी गई, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, इसमें 4 जोड़ी गई 92 में। ठीक है, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। और ये 71वें में मणिपुरी, कोकड़ी, नेपाली जोड़ी गई। तो अपने को निकालनी है बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। सिंधी नहीं है, 21वें से एलिमिनेट कर दीजिए। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ठीक है, मणिपुरी, कोकड़ी, नेपाली 21वें संविधान संशोधन से है, इनको एलिमिनेट कर दीजिए। तो इसका उत्तर अपने को हो जाएगा बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। मतलब 3 और 5 हो जाएगा, है ऑप्शन में 3 5 है। तो देखिए 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1967 में, सिंधी भाषा जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 14 थी ना मूल संविधान में। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992। कब हुआ ये भी याद रखिए डेट। मणिपुरी, कोकड़ी, नेपाली जोड़ी गई। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ सन 2003 में। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली जोड़ी गई। और इसी क्रम में याद रखिए, बोल बोल कर लिख लिख कर 6-7 बार कर लीजिए, कंठस्थ हो जाएगा, भूलोगे नहीं। ठीक है, 71वां मणिपुरी, कोकड़ी, नेपाली। 92वां बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। 21वां सिंधी, सिंधी वाला 21वां कब 1967 में, 71वां 1992 और 92वां 2003 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। 15 इंडियन पॉलिटी के, इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।